क्या ये ऐसा कानून है कि नहीं, वसूली के लिए हम किसी का घर कब्जा कर लें? लेकिन जो रिकवरी है वो भी ज़रूरी है। वसूली की स्थिति ही तभी पैदा होती है जब किसी न किसी कारण से उनके पास पैसे नहीं होते हैं। छोटे शहरों में कई बार ये एक जेन्युइन रीज़न भी होता है, कई बार सप्लाई चेन टूट जाती है, खरीदार छूट जाते हैं, पेमेंट की समस्या अक्सर वहीं से आती है। नहीं देते तो उसके लिए भी कुछ समाधान है। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा विवाद का कारण पेमेंट में देरी मानी जाती है। समझ में जरूर आना चाहिए। अब समझ आ गया। ठीक है। नमस्कार, एमएसएमई बदलाव के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। स्कीम से जुड़ी सीरीज़ में आज हम आपको एक बेहद खास और दिलचस्प स्कीम के बारे में बताएंगे जो कि एमएसएमई के भुगतान से जुड़ी है। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा विवाद का कारण पेमेंट में देरी मानी जाती है। इस जरूरी मुद्दे पे सरकार ने गंभीरता से सोचा और एमएसएमई अमेंडमेंट बिल 2026 को सदन से पेश किया। इस बिल में एमएसएमईज़ को क्या मदद मिलने वाली है, इन तमाम बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ चैम्बर ऑफ इंडियन एमएसएमई के प्रेसिडेंट मुकेश मोहन गुप्ता जी हैं। मुकेश जी, जागरण बिजनेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और सरकार की ओर से लाई गई ये जो नया अमेंडमेंट बिल है, ये क्या है और एमएसएमई के लिए कितना हेल्पफुल है, इससे आप शुरू करें। देखिए, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट जी सन 2006 में आया था और 2006 के बाद अब 20 साल हो चुके हैं। इन 20 सालों में एमएसएमई के द्वारा बिजनेस करने का तरीका, सरकार की उनको मदद और बहुत सारी टेक्नोलॉजी में इतने चेंजेज हो गए हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी था कि इस एक्ट में कोई चेंज किए जाएं। और ऐसे कम एक्ट होते हैं, मुझे लगता है, कि जहां इतने 20 सालों तक कोई भी अमेंडमेंट ना किया जाए। आप इनकम टैक्स एक्ट देखिए, कंपनीज एक्ट देखिए, जीएसटी में देखिए, हम देखते हैं कि हमेशा जब भी ज़रूरत होती है तो सरकार कोई ना कोई चेंजेज अमेंडमेंट के द्वारा लेकर आती है। बिल्कुल। तो अब 20 साल बाद सरकार को लगा कि इस एमएसएमईडी एक्ट में जो 2006 में आया था उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। और उसके पीछे दो मंशा हैं सरकार की। पहली मंशा ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, यानी एमएसएमईज़ के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो ये है कि भाई जो उनके बिजनेस करने का तरीका है वो ईजी होना चाहिए। दूसरा जो मेन इस अमेंडमेंट का जो हिस्सा है वो ये है कि एमएसएमईज़ को, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि डिले पेमेंट की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और अगर आप देखें, जो पिछला हमारा बजट आया था उससे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें ये बताया गया था कि लगभग 8.1 लाख करोड़ रुपीस, बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। इन एमएसएमईज़ का किसी बायर के पास फंसा हुआ पड़ा है। वो बायर कोई भी हो सकता है। वो बायर एक लार्ज कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, मिनिस्ट्री हो सकती है, कोई पीएसयू हो सकता है, या फिर उनके जैसा कोई दूसरा एमएसएमई हो सकता है जिनको उन्होंने अपना सामान बेचा या कोई सर्विस उनको दी। बिल्कुल। तो ये एक दो डिमांड्स थी एमएसएमईज़ की, उनके लिए शायद ये अमेंडमेंट बिल लेकर आई है सरकार। सर, इस नए बिल में क्या क्या मेजर चीज़ें हैं जो कि अब आसान हुई हैं किसी भी व्यापारी, सप्लायर और बायर्स दोनों के लिए, क्या इजी हुआ है? देखिए, डिले पेमेंट के लिए आपने कहा कि भाई क्या है, तो हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे, बट डिले पेमेंट के लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी तक के जो नियम हैं जी इस अमेंडमेंट के आने से पहले वो बिल्कुल क्लियर थे। उसमें एमएसएमईडी एक्ट 2006 में ये था कि आप अगर एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं तब आप जो उनसे अगर कोई सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा। और अगर कोई राइटिंग में एग्रीमेंट कर लिया, मान लो मैं कोई सेलर हूँ, आप एक बायर हैं, तो हमने आपस में एक निश्चय कर लिया कि भाई जो पेमेंट होगा वो 60 दिन में हम करेंगे, एग्रीमेंट, आपने एक एग्रीमेंट कर लिया। तो सरकार का ये कहना था उस एक्ट के द्वारा कि ये अगर आप एग्रीमेंट कर भी ले कोई, तब भी 45 डेज से ज़्यादा आप किसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का पेमेंट रोक नहीं सकते। लेकिन सर, कई बार एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे मैं सप्लायर हूँ, आप बायर हैं, और हमारे बीच इस तरह की बातें हो गई हैं कि हम आपको आराम से पेमेंट करते हैं ना, फिर ये 45 दिन वाला सरकार अगर हमारे और आपके बिजनेस के बीच में आ रही है तो ये तो एक प्रॉब्लम है। देखिए, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्यों है जी। जो ये छोटे व्यापारी हैं ना, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, इनकी बहुत ज़्यादा से नहीं होती। जब हम कोई लार्ज कॉर्पोरेट के साथ डील करते हैं और वो अगर हमसे कहे कि भाई पेमेंट मैं 2 साल बाद करूँगा, सामान देना है तो दो, नहीं तो मत दो, तो मुझे लगता है कि चलो अब मुझे ऐसा ऑर्डर कहाँ मिलेगा, मैंने इतनी मशीन लगाई हुई है, इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चलो भाई तुम 2 साल में ही दे देना। तो
तो ये जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, इनके साथ समस्या ये है कि वो पूरी अच्छे तरह से नेगोशिएट नहीं कर पाते, रेट्स में भी और पेमेंट टर्म्स में भी। तो इसलिए सरकार ने कहा कि भाई देखो 1.5 महीना काफ़ी होता है और 45 डेज में आप पेमेंट करो। अगर आप एग्रीमेंट कर भी लेते हैं, यानी देखिए क्या होता है कि कोई भी लॉ किसी भी एग्रीमेंट से ऊपर होता है। मतलब अगर किसी लॉ में कोई चीज़ लिखी है, उसके अगेंस्ट हम कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अगर एग्रीमेंट नहीं है तब सरकार ने कहा 15 दिन में पेमेंट करो, और अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हैं, आपने अगर 40 दिन में पेमेंट कर लिया तो 40 दिन में, लेकिन अगर आपने 60 दिन का पेमेंट का एग्रीमेंट किया है तो 45 डेज के अंदर आपको करना पड़ेगा पेमेंट किसी भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। और सर इनकेस अगर कई बार बायर्स ना कर पाए तो क्या कुछ ब्याज का प्रावधान है या सज़ा जैसी कोई चीज़ भी है क्या? देखिए सज़ा तो पेमेंट के रूप में ही है। तो एक्ट में प्रोविज़न ये है कि अगर 45 डेज से ज़्यादा कोई पेमेंट करते हैं तब उस केस में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा वो 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है बैंक रेट, उसका 3 गुना ब्याज देना पड़ेगा, और ये मंथली कंपाउंडिंग होगा। अच्छा। तो ये काफ़ी हैवी अमाउंट हो जाता है अगर ब्याज कैलकुलेट करेंगे उसमें, क्योंकि एक तो मंथली कंपाउंडिंग है और 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट है। तो ये जो ब्याज का प्रोविज़न है वो कर दिया गया है। ये पहले से प्रोविज़न है इस एक्ट में, ये अमेंडमेंट के द्वारा नहीं किया गया। ये जो ओरिजिनल 2006 में एक्ट आया था उसी के द्वारा ये प्रोविज़न किए गए थे। और क्या चेंजेस हुए हैं सर इस बिल में? तो अब अमेंडमेंट की बात करते हैं। जी सर। तो देखिए अभी तक क्या था, बिल और अमेंडमेंट में थोड़ा डिफरेंट है, ये समझना जरूरी है। जी सर, अमेंडमेंट की बात नहीं, पहले भी एक्ट था। देखिए पहले माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 था, और अब जो हुआ है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अमेंडमेंट 2026, ये अमेंडमेंट है उसका। बिल्कुल। इस अमेंडमेंट के द्वारा मैं आपको 3-4 मुख्य बातें बताता हूं जो हमारे एमएसएमईज को बहुत मदद करेंगी उनके टाइमली पेमेंट के लिए। प्लीज सर। एक तो अब ये कहा गया है कि देखिए अगर आपका पेमेंट 45 डेज से ज़्यादा हो जाता है और आप किसी भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल में अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, यानी ये मिलेगा कैसे? जो ब्याज की हमने बात की वहाँ तो मूल ही नहीं मिल रहा, और मैं कह रहा हूँ कि भाई ब्याज भी दे दो आप 3 टाइम्स मंथली कंपाउंडिंग, तो ये कैसे मिलेगा आखिर? इसके लिए किसी भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को एक MSCFC माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल है, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन लगानी होती है, और ये एप्लीकेशन भी अब ऑनलाइन तरह से लगती है, क्योंकि ODR यानी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है वो सरकार ने अनाउंस कर दिया है। तो ये ODR के थ्रू जब हम अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं फैसिलिटेशन काउंसिल में, वो फैसिलिटेशन काउंसिल का ये काम होता है, वो दोनों पक्षों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं भाई मान जाओ, मतलब एक तरह से सीधे साधे शब्दों में जैसे आप बात करते हैं नैन जी हमेशा कि भाई मान जाओ, पेमेंट कर दो इन MSME का, क्यों इनको परेशान कर रहे हो, तो छोटे व्यापारी हैं। अगर वहाँ पर सेटलमेंट हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो जो बायर है वो वहाँ सेटलमेंट नहीं करते तब ये केस रेफर हो जाता है आर्बिट्रेशन में, और आर्बिट्रेशन जो है वो अपना या तो ये MSCFC हैं वो भी कर सकती हैं, या किसी आर्बिट्रेटर को भी अपॉइंट करके डिसीजन करवा सकती हैं। आर्बिट्रेटर जब आते हैं तो वो अपना एक अवार्ड घोषित करते हैं कि भाई देना है नहीं देना है, कितना अमाउंट है जो वो फाइनल करते हैं, अवार्ड अमाउंट कितना इंटरेस्ट देना है, ये सब चीज़ें उस जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है उसमें लिखी जाती हैं। अब इस अमेंडमेंट में 2-3 चीज़ें खास करी गई टाइमलाइन के बारे में। पहली टाइमलाइन यहाँ ये कहा गया इस अमेंडमेंट एक्ट में कि देखिए एक तो जब फैसिलिटेशन काउंसिल के पास आपका केस जाएगा तो उनको 90 डेज में अपना इसका क्लोज़र करना है, यानी अगर उनका आपस में कोई समझौता हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 90 डेज के बाद उनको रेफ़र कर देना है केस आर्बिट्रेशन में। और दूसरी जो टाइमलाइन उन्होंने डिसाइड करी वो ये कहा कि देखिए आपका अगर कोई कॉन्सिलिएशन फेल हो जाता है तो आप जिस दिन फेल हो जाए कॉन्सिलिएशन उसके 30 दिन के अंदर आप ये आर्बिट्रेशन को रेफ़र कर देंगे, क्योंकि पहले बहुत हमने ऐसे केसेस देखे थे कि जो कॉन्सिलिएशन है वो फेल हो गया लेकिन फाइल पड़ी हुई है MSCFC के पास, वो आर्बिट्रेटर के पास पहुंची नहीं है, तो अब 30 दिन के अंदर आर्बिट्रेशन में ट्रांसफ़र करनी होगी। और आर्बिट्रेशन के लिए भी टाइमलाइन डिसाइड कर दी गई है कि भाई जब आपका जो प्लीडिंग है कंप्लीट हो जाए उसके 90 डेज के अंदर अंदर आपको अपना अवार्ड दे देना है। तो एक तो ये टाइमलाइन के बारे में बहुत खास बात करी गई है इस एक्ट के द्वारा, मतलब लेट लतीफ़ी से बचाया गया है। बिल्कुल। अब सर मैं ये जानना चाहूँगा, अगर कोई इस तरह का भुगतान नहीं कर पा रहा है, उसकी टाइमलाइन ज़्यादा हो चुकी है, टाइमलाइन क्रॉस हो चुकी है और वो डेडलाइन को पार कर चुका है,
इसके बाद शिकायत करने का तरीका क्या है, वो कहाँ क्या शिकायत कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, और पात्र कौन कौन है इस शिकायत करने के लिए? देखिए, इस एक्ट में जो फ़ायदा ले सकते हैं डिले पेमेंट की रिकवरी के लिए, वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज ले सकते हैं जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ तक है और जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 करोड़ तक है। वही पात्र हैं इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए। आपने पूछा कि भाई कैसे ले इसका फ़ायदा। इसका फ़ायदा लेने के लिए उनको कहीं किसी ऑफिस में जाके चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पे बैठे अपना कंप्यूटर लैपटॉप खोलें, वहाँ पे ODR पोर्टल निकालें मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज का, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दें। उसके बाद जो भी सिस्टम है वो पूरा सिस्टम एक अनमेंड है, फिर कोई लोग आएंगे आपस में आपको मौका देंगे, आप बात करो, एक कॉन्सिलेशन का तरीका है। आपका पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन चलेगा। अगर वो फेल हो जाता है तो आर्बिट्रेशन भी इसी पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन चलेगी। तो ये यहाँ आपको फाइल करने के लिए कहीं किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और टाइमलाइन मैंने आपको बता दी 90 30 90, ये आप याद रखें कोई भी जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं। अब इसमें एक और बात है कि देखिए, जब अवार्ड मिल जाता है तब क्या होता था, ये जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको फिर भटकना पड़ता था दर दर, कहाँ, कोर्ट कचहरी। बिल्कुल सर। उनको उसके एग्जीक्यूशन के लिए कि भाई मैंने एक पर्चा तो मिल गया मुझे, एक उस पर लिखा है कि हाँ जी इतना पैसा आपको लेना बनता है, इतना ब्याज लेना बनता है, अब मैं लूँ कैसे? वो तो कागज़ लिए मैं घूम रहा हूँ उसमें कि भाई साहब ये पैसे कैसे वसूल करूँ आपसे। तो अब यहाँ इस अमेंडमेंट एक्ट में ये कह दिया है कि इसकी जो रिकवरी होगी, रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू के अंतर्गत होगी। कैसे? और ये ऐसे होगी कि जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं ना, जिलाधिकारी महोदय होते हैं, उनको ये पावर होती है कि लैंड रिकवरी के अंतर्गत वो काम कर सकें। तो वहाँ तो भाई साहब आपको जो MSME हैं उसको अपनी एप्लीकेशन देनी होगी इस अवार्ड के साथ कि साहब देखिए ये मुझे अवार्ड मिल गया है और अब ये मेरा आप रिकवरी करवा दीजिए प्लीज़। तो जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो रिकवरी सर्टिफिकेट के थ्रू, और वहाँ पे तो भैया वो तहसीलदार और उनके जो नीचे लोग होते हैं वो जाके वो मनादी पीटेंगे, डम 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 डम, उस लैंड को, उनकी प्रॉपर्टी को कोई ना खरीद सकता ना बेच सकता फिर। तो ये जो रिकवरी है ये बहुत ही तीव्र गति से होगी। इसकी हमारी चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तो कई सालों से हमारी ये डिमांड थी, वो सरकार ने इस अमेंडमेंट के थ्रू मान ली है। इसके लिए मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर, एक मेजर सवाल है जो उठता है, अगर किसी कारण से कोई बायर्स जो है वो भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो क्या कोई ऐसा कानून है, मतलब कानून है, कुछ लोग जबरन उसकी प्रॉपर्टी वसूलते हैं, घर उसका हड़पने की कोशिश करते हैं, ज़मीन से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं वो लेने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये ऐसा कानून है कि वसूली के लिए हम किसी का घर कब्जा कर लें? नहीं, देखिए इसमें हम इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ नहीं है। मान लो मैंने आपका पैसा नहीं दिया, है ना, तो आप ऐसा नहीं कि मेरे घर पे कब्जा कर लोगे। बिल्कुल वही बात है, वो मॉर्गेज होना चाहिए प्रॉपर्टी, लेकिन जो रिकवरी है वो भी जरूरी है। तो एक्ट में प्रोविजन है और अभी अमेंडमेंट में कर दिया गया है ये प्रोविजन कि अगर वो ड्यू निकल गया कि इतना पैसा देना ही देना है, देखिए फिर तो देना पड़ेगा ना, अगर कोई ड्यूज है तो ऐसे तो नहीं कह सकता भाई मैं नहीं देता। तो अगर एक एक्ट के थ्रू अगर आर्बिट्रेशन के द्वारा एक अवार्ड मिल गया, तब अभी तक होता था कि कोर्ट के थ्रू आप उसका एग्जीक्यूशन कराते थे अवार्ड का। अब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर्स हैं और वो लैंड रेवेन्यू के अंतर्गत इसकी रिकवरी कराएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक अमेंडमेंट हुआ है। एक बात और मैं आपको बताऊं यहाँ नयन जी कि चलिए मैंने तो रिकवरी के लिए मैंने DM को अपनी एप्लीकेशन दे दी जी सर, लेकिन जो हमारी जो रिकवरी है वो अधिकतर केसेस में तो भैया लार्ज कॉर्पोरेट से होती है। करेक्ट, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं बिल्कुल, और उनके पास तो पूरी फौज है एडवोकेट्स की, तो वो तो जाके अपना फटाफट एक अपील फाइल कर देंगे इस अवार्ड के अगेंस्ट, और वो फिर पता चलेगा कि आम आदमी यही सोचता है कि फिर वो चलेगा भैया 10-20 साल फिर चला लेंगे उसको। यहाँ बहुत ही भयानक अमेंडमेंट कर दिए गए हैं इस जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है। अब ये कहा है कि अगर कोई भी, ये पहले भी था कि अगर कोई भी अपोजिट पार्टी अपील फाइल करना चाहती है इस आर्बिट्रेशन अवार्ड के अगेंस्ट, तो उनको अवार्ड अमाउंट का 75% जमा करना होता था कोर्ट में। अच्छा, माने अगर 10 लाख रुपए का एक अवार्ड मुझे मिल गया तो और अपोजिट पार्टी मेरी अपील कर देती है कि भाई नहीं ये गलत हुआ अवार्ड, क्योंकि सिस्टम यही है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट और इसी तरह आर्बिट्रेशन में भी है, तो वहाँ अपील फाइल करने के साथ जो भी अपोजिट पार्टी है उसको 75% ऑफ अवार्ड अमाउंट जमा करना पड़ेगा कोर्ट में।
सर मैं रोकना चाहूँगा। हाँ। ये अवार्ड अमाउंट को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, ये थोड़ा समझ से बाहर की चीज़ होती जा रही है। अच्छा, नहीं मैं बताता हूँ, समझ में जरूर आना चाहिए। जी। अवार्ड अमाउंट का मतलब ये है कि देखिए, मैंने एक सामान बेचा अपना, और मैंने कहा कि जी मैंने ये 10,000 रुपये का मेरा सामान था, ये मैंने बेच दिया, ये मुझे नहीं आया, पेमेंट इसका नहीं हुआ, इसका मुझे ब्याज जो है वो मिलना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट। तो वो 10,000 रुपये के ऊपर मैं कहूँ कि मान लो 1,000 रुपये मेरा इंटरेस्ट हो गया, तो ये 11,000 रुपये हुआ। हो सकता है जो अपोजिट पार्टी जब आर्बिट्रेशन में जाए वो कहें कि नहीं जी, ये देखिए ये एग्रीमेंट कुछ और था, ये 10,000 रुपये अमाउंट नहीं बनता था, ये 9,000 रुपये बनता था इनका। तो जो आर्बिट्रेटर हैं वो एक फाइनल अमाउंट डिसाइड करेंगे कि भाई देना कितना है, ड्यू अमाउंट कितना है। यस, वो अवार्ड का अमाउंट कहलाएगा। जब आर्बिट्रेटर अपने अवार्ड में लिखेंगे कि ए पार्टी को बी पार्टी से इतना रुपया लेना है, या ए को बी को इतना रुपये देना है, उसमें इतना प्रिंसिपल है, इतना ब्याज है, टोटल मिलाकर इतने रुपये इनको ड्यू बनता है। अब समझ आ गया। ठीक है, तो ये अवार्ड का अमाउंट हुआ। जी सर। तो अभी तक जो प्रोविजन था वो ये था कि अगर कोई अपील करना चाहते हैं तो 75% भैया पहले जमा करो कोर्ट में। अब हमने कहा जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं कि भाई अपोजिट पार्टी ने 75% अपना जमा कर दिया कोर्ट में, मुझे क्या मिला, बाबा जी का ठल्लू। मैं तो फिर वही भटक रहा हूँ, अपना दर दर भटक रहा हूँ भैया, कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहा हूँ, तो मुझे तो कोई फायदा हुआ नहीं। उसके पैसे चले, वो कोर्ट में से जमा कर दी, एफडी कर दी, जिस रूप में जमा कर दिया, तो मेरा बिजनेस तो बंद होने की कगार पर है। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा ये कर दिया गया है कि अगर ये अपील 6 महीने या उससे ज़्यादा पीरियड तक चलती रहती है, तो कहा कि भाई या तो 6 महीने में इसको सेटल कर दो, अपील को ख़त्म करो, बताओ कि देना है नहीं देना, आप इसके अगेंस्ट में है, इसके फेवर में क्या है। और कोर्ट्स को ये कह दिया गया है कि अगर 6 महीने से ज़्यादा अपील चलती है तो जो अवार्ड अमाउंट है, अब अवार्ड अमाउंट तो क्लियर हो गया, उस अवार्ड अमाउंट का 50% अमाउंट जो है इन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को दे दिया जाए। तो अब अगर कोई मुझे अवार्ड मिल गया, अपोजिट पार्टी ने उसकी अपील कर दी, तो भी 50% तो समझो 6 महीने के अंदर भैया मेरे को मिल ही जाएगा। चलिए, तो ये एक काफ़ी रियायत की तरह काम करने वाली चीज़ हो गई। चलिए, ये तो हमने सप्लायर्स के फ़ायदे की बात जान ली। अब बायर्स की तरफ चलते हैं। सब क्योंकि एक्चुअल में समस्या तो उनकी ही है, क्योंकि वसूली की स्थिति ही तभी पैदा होती है जब किसी न किसी कारण से उनके पास पैसे नहीं होते। नहीं, ये यहाँ पे तो मैं थोड़ा आपको डिफर करूँगा। जैसे मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ कि भैया लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, तो आप क्या समझते हो लार्ज कॉर्पोरेट्स के पास पैसे नहीं है, है ना? ऐसा नहीं कह सकते। तो 2 चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनकी दुकान बंद हो गई, उनका जो बिजनेस है वो बंद कर दिया, वो इंसॉल्वेंट हो गए, ऐसा नहीं है, तभी पैसा नहीं आ रहा। जो कंपनियां अच्छी हैं, चल रही हैं, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वहाँ भी कई बार बहुत तरह के डिस्प्यूट होते हैं, और वहाँ भी कुछ लोगों की हो सकता है कि नीयत भी गड़बड़ हो, और कुछ लोगों की जो आपने कहा कि उनको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रही हो। लेकिन जब मेरे से माल अगर आपने लिया है तो भैया पैसे तो देना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं, मुझसे सामान ले लें और आप कहें कि भाई मेरी जो माली हालत है वो थोड़ी गड़बड़ है, तो मैं आपको इसके पैसे नहीं दे सकता, तो आप मेरी माली हालत ख़राब करना चाहते हैं तो मुझे बंद करना चाहते हैं। क्योंकि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, इनके तो कस्टमर भी गिने चुने 2, 4, 5, 7 होते हैं। कोई बल्क में थोड़ी माल बेच रहे हैं। 2, 4 कस्टमर हैं, उनमें से 2, 4 में से 1, 2 अगर मान लो पेमेंट नहीं करेंगे तो मुझे भी अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो इंसॉल्वेंट हो गए वही पैसा नहीं दे रहे हैं। तो मैं इसी में आ रहा हूँ। जैसा ये तो एक स्थिति की बात होती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियाँ अलग भी होती हैं। तो मैं एज अ बायर्स किन बातों का ध्यान रखूं कि इन चक्करों में मुझे ना पड़ना पड़े, तो मुझे सप्लायर्स के पास अपने माल की डिलीवरी कम उठानी चाहिए, क्या तरीके होते हैं? तो सिंपल है बिल्कुल। देखिए, आपने बिल्कुल जैसे कहा कि कम उठानी चाहिए, कम नहीं, जो आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट है। देखिए, जब आपने माल खरीदा तो माल वो सामान आपके घर में तो रखा नहीं रखे रहेगा, आप उसको बेचेंगे, बेच के आपको भी पेमेंट मिलेगा, आपको पेमेंट मिल गया, आप मुझे पेमेंट नहीं कर रहे, मानिए माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, तो ये भी सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है। तो जो बायर्स हैं उनके लिए तो यही है कि भैया आपको जो नियम कायदे हैं उनका पालन करना पड़ेगा। और मैं खास बात और बताता हूँ आपको, चलिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बायर्स को क्यों इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजन करा 3 साल पहले। उसमें एक 43B सेक्शन होता है, उसमें एक सब सेक्शन H ऐड कर दिया। वो H, ये अब पूरा सेक्शन बन गया 43BH।
अब ये 43BH क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मैंने किसी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज से कोई सामान या सर्विस कोई ले ली और 31 मार्च को किसी भी साल में जो ड्यू पेमेंट है वो 45 डेज से ज़्यादा का है, अच्छा, वो मुझे अलाउ नहीं होगा एज एन एक्सपेंसेस। तो मैं इसको जरा थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। बिल्कुल। तो मैं एक कंपनी हूँ, मैंने आपसे सामान खरीद लिया 1 करोड़ रुपए का, और मैंने आपसे जो सामान खरीदा, जैसे मैं 45 डेज 31 मार्च को कह रहा हूँ, तो मान लो मैंने आपको एक 15 फरवरी के बाद जो पेमेंट होगा, यानी 15 फरवरी से 31 मार्च लगभग 45 डेज हो जाएंगे। 15 फरवरी 14 फरवरी से पहले का कोई जो बिल है वो मेरा अलाउ नहीं होगा। तो मान लो मैंने आपसे 1 फरवरी को कोई माल खरीदा और 31 मार्च को हो गए उसके करीब करीब 58-60 दिन, मैंने पेमेंट नहीं करा आपको, और वो 1 करोड़ रुपए का सामान आपसे खरीद लिया था। मुझे उस साल में जो भी मेरा प्रॉफिट होगा उसमें ये 1 करोड़ रुपए जोड़कर उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो एक्सपेंसेस अलाउ होगा मुझे उस साल में होगा जिस साल में मैं आपका पेमेंट कर दूं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो बायर हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि देखिए ये 43BH नाम की जो तलवार है वो लटक रही है, यानी 31 मार्च को किसी भी MSME का पेमेंट अगर आप 45 डेज से ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग रखते हैं तो आपको वो आपके प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। मान लो हो सकता है प्रॉफिट तो 10 लाख का हो, बिल्कुल, और ये 1 करोड़ रुपए आपके और प्रॉफिट में जुड़ गया, यानी इसे 1 करोड़ रुपए और टैक्स देना पड़ेगा। जब आपको इसकी छूट मिलेगी जब आप इसका पेमेंट कर देंगे। एक और ख़ास बात है जो बायर्स हैं उनके लिए, जितनी भी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, उनके लिए एक और प्रोविज़न है कि उनको हर 6 मंथली एक MSME फॉर्म भरकर देना होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को साइट पर। उसमें ये डिटेल जाती है MSME फॉर्म 1 में कि मैंने इन 6 महीने में, यानी अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक और फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक, इन 6 महीने, हर 6 महीने के लिए एक फॉर्म जाता है MSME फॉर्म 1। उसमें लिखा जाता है कि मैंने किसी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से अगर माल खरीदा या कोई सर्विस ली, मैंने क्या उसका पेमेंट 45 डेज में कर दिया या नहीं कर दिया। अगर नहीं किया तो मैंने उसका इंटरेस्ट दिया या नहीं दिया, अगर 45 डेज से बाद में दिया, नहीं दिया तो क्या वो अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है, और साथ में उसका रीज़न भी देना होता है कि भाई आपने उसका पेमेंट क्यों नहीं किया। तो एक जो भी बायर्स हैं अगर वो कंपनी है तो उनको एक ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक MSME फॉर्म 1 उनको हर 6 महीने देना है, नहीं तो वहाँ पर पेनल्टीज़ हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा लगाई जाती हैं। सर, डिलेड पेमेंट की सबसे ज़्यादा समस्या छोटे शहरों में देखने को मिलती है। छोटे शहरों में कई बार ये एक जेन्युइन रीज़न भी होता है, कई बार सप्लाई चेन टूट जाती है, खरीदार छूट जाते हैं, पेमेंट की समस्या अक्सर वहीं से आती है। वो कैसे बचें? छोटे शहरों का बिजनेस प्लान क्या होना चाहिए ताकि इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके? देखिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, कहीं भी हो, जो MSME हैं उनको क्या क्या खास बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन बिल्कुल, एग्जैक्टली सर। देखिए जब भी आप कोई भी ऑर्डर लें, आपको कोई ऑर्डर दे और आपको कहे कि भाई ये मुझे इतना सामान दे दो, तो आप उनसे कहिए कि मुझे परचेज ऑर्डर दे दीजिए। परचेज ऑर्डर में देखता हूँ कि अधिकतर जो MSME हैं वो छोटे जो व्यापारी हैं, और ख़ास तौर से जैसे आपने कहा कि गांव में हैं, छोटे शहरों में हैं, वो परचेज ऑर्डर नहीं लेते। फ़ोन पे बात करी उन्होंने, भाई भेज दो, वो भी कहते हैं यार मैं तो जानता हूँ यार, कोई बात नहीं, नयन जी को भेजता हूँ भाई साहब। अब बाद में हमें डिस्प्यूट हो गया तो दिक्कत होती है, क्योंकि जो एक्ट है उसमें भी प्रोविज़न है कि आपको परचेज ऑर्डर की कॉपी भी देनी होगी। नहीं देते तो उसके लिए भी कुछ समाधान है, एक एफिडेविट वगैरह, लेकिन परचेज ऑर्डर होना चाहिए। आप अपने बायर से कहिए कि साहब देखिए, ताकि हम दोनों को याद रहे, तो मुझे एक आप बता दीजिए कितने आइटम हैं, क्या रेट है, कब तक मुझे सप्लाई करनी है। तो परचेज ऑर्डर ज़रूर होना चाहिए आपके पास। दूसरा, आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि उद्यम रजिस्ट्रेशन तो अगर जिन्होंने नहीं कराया भैया आज करा लें। 9 करोड़ 15 लाख से भी ज़्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। उसमें सही क्लासिफिकेशन आपका होना चाहिए कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप किस कैटेगरी में हैं। आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा के रखें। आपका जो बिल है, जब आप इनवॉइस रेज करें तो प्लीज़ जहां अपना GST नंबर लिखते हैं उसके नीचे अपना उद्यम नंबर भी ज़रूर अंकित कर दें। अच्छा, उससे ये होगा कि कल आपका जो बायर है वो ये नहीं कह पाएगा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था आप एक MSME सेक्टर में आते हैं, मुझे तो नहीं पता था, इसलिए मैंने तो आपका पेमेंट डिले कर दिया। और एक नोट में इनवॉइस के नीचे लिख दें कि भाई वी आर ए रजिस्टर्ड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड आवर पेमेंट इज़ टू बी मेड विद इन 45 डेज। तो ये एक इनवॉइस पे ज़रूर रख लें।
और जो भी कम्युनिकेशन है उसको पूरी तरह से संभाल के रखें, जब अपना सामान बेचें और जब इनवॉइस के साथ वो सामान आप अपने कस्टमर को दें तो उनसे एक रिसीविंग ले लें। ये अगर चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको जो डिसीजन है वो बहुत फास्ट तरह से मिल सकता है। एक और ख़ास बात इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा आई है, ये 45 डेज़ और 15 दिन भी क्यों, सरकार तो चाहती है कि भाई 3 दिन में पेमेंट मिल जाना चाहिए आपका, ऐसे प्रोविज़न लेकर आ रही है। अब लोगों को लगेगा कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये यहाँ तो 45 डेज़ में नहीं मिल रही, मैं 3 दिन की बात कर रहा हूँ। तो एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें आज के दिन में 4 प्लेटफॉर्म हमारे देश में काम कर रहे हैं। ये ऐसे काम करते हैं कि मैं अगर एक MSME हूँ तो मैं अपना इनवॉइस इसमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करूँगा और जो मेरा बायर है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। ट्रेड्स के भीतर 4 अलग अलग कंपनीज के प्लेटफॉर्म हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो हाँ, जिस पे हमारा बायर होगा उस प्लेटफॉर्म पर मैं अपना इनवॉइस अपलोड करूँगा और बायर मेरे उसको एक्सेप्ट करेंगे और जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वहाँ समझिए आपकी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं लेंडर्स के रूप में। वो कह रहे भाई मैं फंडिंग करूँगा इसको, मैं फंडिंग करूँगा। और ये जो फंडिंग होती है ये भी होती है बेस्ड ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द लार्ज बायर, है ना, उनके बेस पे। मैं तो हो सकता है जैसे आपने कहा गांव में छोटा व्यापारी दुकानदार हूँ कोई, मेरी तो क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं हो सकती, मेरी क्रेडिट रेटिंग हो सकता है नहीं हो, लेकिन जिनको मैं सप्लाई कर रहा हूँ अगर वो लार्ज कॉर्पोरेट हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, PSUs हैं, CPSCs हैं, तो उनकी तो क्रेडिबिलिटी, आप मैं अगर ONGC को सप्लाई कर रहा हूँ एक कोई सामान, तो ONGC की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो बहुत ज़्यादा है और बैंक उनके पीछे तो दौड़ रहे हैं कि भाई ले लो हमसे, कम रेट में ले लो आप हमसे, इंटरेस्ट कम आपसे चार्ज करेंगे। वो ही इंटरेस्ट मुझे लगेगा अगर मेरा इनवॉइस डिस्काउंट हो जाता है ट्रेड्स पर, तो जैसे ही जो बायर है वो एक्सेप्ट कर लेगा मेरा बिल, तो कई सारे जो लेंडर्स वहाँ पर बैठे हैं वो सब अपनी बिडिंग करेंगे। कोई कहेगा भाई मैं 8% पे दूंगा, कोई कहेगा जी मैं 7.5 पे दे दूंगा, कोई कहेगा मैं 7% पे, कोई कहेगा मैं 6.5 में ले लो यार, मुझसे ले लो पैसा आप कम से कम। तो आपको फिर ऑप्शन आएगा कि भाई बताओ किससे ले लें, तो नेचुरली जो सबसे कम ब्याज चार्ज कर रहे होंगे उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और दूसरे दिन हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और इसकी एक और ख़ास बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे MSMEs को नहीं पता होगा कि ये विदाउट रिकोर्स है। अब मैंने अपना जो बिल है वो डिस्काउंट हो गया, अब ड्यू डेट पे मेरा जो बायर है उसने पेमेंट नहीं करा, उसने मना कर दिया। जैसे आपने कहा कि भाई मेरे को तो भाई बहुत क्राइसिस है फाइनेंशियल, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, जब बैंक उनके पास लेने गया पैसा। करेक्ट सर। तो क्या बैंक वापस मेरे पास आ सकता है कि देखो आपके बायर ने पेमेंट नहीं किया तो अब आप दो, भाई मैंने तो पैसा आपको दिया था। सर मेरा अगला सवाल ही यही होता। हाँ बिल्कुल। ओके, तो वो नहीं आ सकता, मेरे पास नहीं आ सकता, ये विदाउट रिकोर्स इसको बोलते हैं। एक बार डिस्काउंट हो गया बिल, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, टाटा बाय बाय, राम राम जी। लेकिन तो इससे तो बैंक भी कई बार नुकसान में चले जा सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जो बैंक्स करते हैं फंडिंग, वो करते हैं बेस्ड ऑन क्रेडिबिलिटी या रेटिंग ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेट जो बायर हैं, और सरकार ने 2-3 नियम बना रखे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी CPSCs हैं उन सबको ट्रेड प्लेटफॉर्म पर जरूर आना होगा। इसके लिए कुछ अमेंडमेंट आया है इस बिल में, मैं आपको बताऊंगा क्या है। जितने कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है उनको इस ट्रेड प्लेटफॉर्म पे एज ए बायर आना होगा। तो यानी बड़े लोगों के लिए है, पर फिर भी आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि भाई ये बैंक को नुकसान ना हो। तो अब सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर एक और प्रोविज़न लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेड्स की जो डिस्काउंटिंग होगी ना, ये भी CDT MSA में कवर होगी, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज। जिस तरह कोलेटरल फ्री लोन की हम बात करते हैं तो 10 करोड़ तक लोन मिलता है उसमें बिना किसी कोलेटरल। अब ये जो डिस्काउंट होंगे इस पर भी क्रेडिट गारंटी जो है वो मिलेगी और यहाँ भी बैंक का पैसा सुरक्षित रहेगा। तो मेरी तरफ से तो लगभग सर सारी चीज़ें हो गई, कुछ अगर छूट रहा हो तो आप बता दीजिए। हाँ, तो एक अमेंडमेंट के बारे में और बताता हूँ जो बहुत ही टॉक ऑफ द टाउन है। अब इस अमेंडमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि देखिए जितनी भी CPSCs हैं, और सरकार ने शुरुआत की है CPSC से, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये कहा है कि, और ये हमारी चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की बहुत ही बड़ी एक डिमांड थी। हमने प्री बजट कंसल्टेशन में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये बात कही, हमने नीति आयोग में भी ये बात कही, तो हमने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को भी प्री बजट कंसल्टेशन में ये बात कही, हमने जो नीति आयोग है वहाँ भी हमने ये बात रखी कि अभी क्या हो रहा है कि सरकार ने कह तो दिया कि भाई जितनी CPSCs हैं उनको ट्रेड प्लेटफॉर्म पर आना होगा,
एज ए बायर, जितने कॉरपोरेट्स हैं 250 करोड़ से ज़्यादा वाले उनको एज ए बायर आना होगा। लेकिन पहली बात तो वो अपना अभी ऑनबोर्डिंग ही नहीं कर रहे हैं सभी के सब, और अगर ऑनबोर्डिंग कर लेते हैं तो फिर वहाँ बिल डिस्काउंट नहीं होते। मतलब आप एज ए बायर आ भी गए, जब मैंने अपना बिल अपलोड किया तो आपने अगर एक्सेप्ट ही नहीं किया बायर ने, तो मेरा बिल डिस्काउंट नहीं होगा। तो हमने ये कहा कि देखिए इसमें आप ऐसा करवाइए कि जितने भी बिल हैं वो सब के सब मेरे किसी भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज के जितने भी बिल हैं वो सब ट्रेड प्लेटफॉर्म के थ्रू अपलोड होने चाहिए, ताकि हमें पता चलेगा कि कितने बिल हमने वहाँ अपलोड करे, कितने में एक्सेप्टेंस हुई, कितने डिस्काउंट हुए, और आखिर इसका जो नतीजा है वो कितना मिल पा रहा है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को। अब इस सरकार ने कह दिया इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कि जितनी CPSEs हैं वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, आपके जितने भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज से परचेजेस की सेटलमेंट हैं वो सब ट्रेड प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगे। यानी मतलब ये हुआ कि जितने भी उनके बायर्स जो हैं वो अपना इनवॉइस अपलोड करेंगे इस ट्रेड प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो एक्सेप्ट हो या ना हो, वो डिस्काउंट हो या ना हो, या मैं ही अगर ये कह दूं एज एन MSME कि मुझे नहीं चाहिए अभी डिस्काउंट कराना अपना, आप मेरा तो 45 डेज में पेमेंट कर देना भाई, मैं ब्याज देना नहीं चाहता इसका, है ना। तो आप ज़बरदस्ती क्यों मेरे ऊपर ब्याज ला देंगे। मैं कहूँ मेरा फाइनेंशियली जो स्टेटस है वो थोड़ा ठीक है और मैं अभी इस पर डिस्काउंट नहीं कराना चाहता, मुझे बैंक से वर्किंग कैपिटल है, मैंने अपना पैसा लगा रखा है। तो वो डिस्काउंट हो या ना हो, अभी CPSE से शुरुआत की गई है कि जितने भी इन्वॉइसेस MSME के सेटल होंगे वो सब ट्रेड प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगे। आने वाले समय में सरकार ने कहा है कि भाई स्टेट्स को भी कहा है कि भाई आप भी आओ जरा CPSE की तरह, आपके भी जितने PSUs हैं उनको भी सब इसी पैटर्न पे लेकर आओ। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जो लार्ज कॉरपोरेट्स हैं उनको भी ये शायद मैंडेटरी होगा और उनकी शायद खुद भी उनको आगे बढ़ना चाहिए कि हम भी अब ऐसे करेंगे कि जो भी MSME से परचेज हम कर रहे हैं वो सारे बिल जितने भी हैं उनका सेटलमेंट अब हम ट्रेड प्लेटफॉर्म के द्वारा ही करेंगे। जी, तो अगर आप भी व्यापारी हैं और भुगतान में देरी की समस्या का सामना कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है उसका लाभ उठा के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और पेमेंट की लेत लतीफ़ी से बचे रहेंगे। इसके अलावा मुकेश मोहन गुप्ता जी ने हमें ट्रेड प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताया, जो कि बायर्स और सप्लायर्स के बीच एक ब्रिज का काम करता है और भुगतान से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल छूट गया हो या नया सवाल आपके जहन में चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में या business@jagrannewmedia.com पर मेल करके हमें भेज सकते हैं। हम आप तक आपका जवाब पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नयन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।